चलिए आज का टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है आज का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। देखो, कोई भी चीज होती है उसका अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम काम करते हैं। तो सी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हेडर फाइल्स। कभी भी आपने स्ट्रक्चर नोट किया होगा। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और यूनियन। ये भी टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर यूनियन, तो इसे क्या बोला जाता है? डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, अगर आपको याद हो तो दो तरह के डेटा टाइप होते थे, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप किसे कहते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर यूनियन ये डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन फंक्शन। अभी मैं मेन फंक्शन, और इस बॉडी के अंदर हमें जो भी कोडिंग करके रन करके देखनी है वो सारे स्टेटमेंट हम किसके अंदर लिख देते हैं? इसके अंदर। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका? सी का। सी का स्ट्रक्चर होता है ये। तो सबसे पहले आज हमें इस पे बात करनी है कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या हैं। तो ये जो दो टॉपिक हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनियन, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम किसे डिस्कस करेंगे? हेडर फाइल को और मेन फंक्शन। डन। चलिए, तो पहले देखते हैं हेडर फाइल्स क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूं तो उसमें मैं एक हेडर फाइल देता हूं। जैसे अगर मैं अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन यूज करता हूं तो इसकी हेडर फाइल क्या दे देता हूं? stdio.h। और अगर मैं अपने प्रोग्राम में scanf यूज करता हूं तो भी इसकी हेडर फाइल क्या देता हूं? stdio.h। इसी तरह से अगर आपको एक याद होगा, पिछली क्लास में पढ़ाया था साइज ऑफ फंक्शन, इसकी भी हेडर फाइल क्या होती है? stdio.h। तो यहां पर क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कमांड्स हैं, सबकी अपनी एक हेडर फाइल होती है। जैसे आपने देखा होगा एक फंक्शन होता है clr scr, इसकी हेडर फाइल क्या होती है? conio.h। ठीक है। एक होता है get ch, यूज में बताऊंगा, जस्ट मैं अभी हेडर फाइल बता रहा हूं, conio.h। डन। तो यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं या रेडीमेड वेरिएबल हैं। रेडीमेड वेरिएबल याद है आपको? मैंने बताया था एक आपको, इंट मैक्स। ये फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है ना? इंट मिन, ये इनकी हेडर फाइल क्या थी? इनकी हेडर फाइल थी लिमिट्स डॉट एच। ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है। फंक्शन की निशानी क्या होती है? जिसके आगे पीछे ये दो ब्रैकेट लगे हों, ये फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। पर जहां पे ब्रैकेट्स नहीं होते उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले से बने हुए रेडीमेड फंक्शंस हैं और रेडीमेड कमांड्स हैं, उनकी जो डेफिनेशन होती है वो किसके अंदर होती है? हेडर फाइल के अंदर। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लिखा, अगर आप ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे अपने प्रोग्राम में, तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि प्रिंटफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। क्योंकि जो प्रिंटफ की परिभाषा है वो किसके अंदर लिखी गई है? stdio.h के अंदर। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में stdio.h या scanf या कोई भी फंक्शन यूज करते हो तो उससे संबंधित हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है प्रोग्राम के अंदर। तो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं व्हाट इज हेडर फाइल, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं व्हाट इज हेडर फाइल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड फंक्शन और कमांड। पहले से बने हुए रेडीमेड फंक्शंस हैं और रेडीमेड कमांड्स हैं, पहले से बने हुए, हमने नहीं बनाए। उनका जो कलेक्शन होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है? हेडर फाइल। जैसे stdio.h के अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि scanf और printf ही होंगे, बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर परिभाषित होंगे। तो हेडर फाइल एक्चुअल में है क्या? कलेक्शन ऑफ रेडीमेड फंक्शंस और कमांड, पहले से बने हुए फंक्शंस और कमांड्स का कलेक्शन, उसी को क्या बोला जाता है? हेडर फाइल। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा है
कि हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड फंक्शंस और कमांड। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट्स एक्सटेंशन नेम इज .h। बता रहा हूं मैं, इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .h होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि हेडर फाइल की निशानी क्या होती है, .h, है ना, कि किसी भी चीज के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर .h लगा है मतलब वो हेडर फाइल है, मतलब जो हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो .h होता है। थर्ड पॉइंट, इफ वी यूज एनी फंक्शन और वेरिएबल on our program, then we have to include its related header file on our program। अगर हम कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उससे संबंधित हेडर फाइल लगाना हमें जरूरी होता है। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इसको यूज कर रहा हूं तो इस हेडर फाइल को लगाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हेडर फाइल का, इट इज ऑलवेज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं। हेडर फाइल हमेशा किसके बीच में लिखी जाती है, एंगल ब्रैकेट्स के बीच में। कभी भी देखा है ना studio.h कैसा लिखा रहता है, studio.h इस तरह से लिखा जाता है। मतलब हेडर फाइल को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है, एंगल ब्रैकेट के बीच में। और लास्ट पॉइंट ये है, वी हैव टू यूज हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। We have to use preprocessor directive to include, to import any header file on our program। आपको किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लेके आना है तो आपको कौन से कमांड का यूज करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड। और हैश इंक्लूड को कमांड नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। हैश इंक्लूड का एक नाम है बकायदा, उसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर आपको कोई भी हेडर फाइल जैसे stdio.h है, इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना है या लेके आना है तो आप क्या यूज करेंगे, हैश इंक्लूड का। तो इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे आपने देखा होगा, पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर लिखते हैं stdio.h और फिर एंगल ब्रैकेट बंद। इस कमांड के द्वारा किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया जा सकता है, उसे इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट मतलब लाना, उसे इंक्लूड किया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो किसी भी हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर लाना है तो आपको कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करना है, हैश इंक्लूड। अब बात आती है एग्जाम में, पता है ये पूछते हैं, हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड होता है, कभी गौर किया हो तो। फिर होता है stdio.h या कोई भी हेडर फाइल जो लगाना है। फिर उसके बाद होता है मेन फंक्शन, इसके आगे वॉइड मेन लगा होता है, फिर वॉइड मेन होता है। फिर यहाँ पर इस एंगल ब्रैकेट में आपको जो भी लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देते हो। तो इसके अंदर अगर अपने, ये आपका प्रोग्राम है, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर क्या यूज करते हो, प्रिंटर, तो आपको ये वाली हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लगाना जरूरी है। और इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में लाने का काम कौन कर रहा है, ये वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसे हम हैश इंक्लूड बोलते हैं। अब इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों बोलते हैं, है ना, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्रोसेसर मतलब प्रोसेस होगा, है ना, मतलब ये लाइन सबसे पहले प्रोसेस होगी। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी कोडिंग चलती है, कौन कौन सी हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड है। एक्चुअल में प्रोग्राम कहां से रन होता है,
void main के अंदर से, यहां से कोई भी प्रोग्राम यहां से रन होना चालू होता है। जो भी इसके अंदर लिखा है वो यहां से रन होना चालू होगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। पर जो भी void main से पहले रन हो जाए उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्रोसेस होने से पहले, ये हमारी प्रोसेस है। void main हमारी क्या है? प्रोसेस। हम इसके अंदर सम का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, एवरेज का भी बना सकते हैं। तो ये जो void main के अंदर हम जो भी कोडिंग लिखते हैं ये प्रोसेस कहलाती है। तो इस प्रोसेस के होने से पहले जो प्रोसेस होगी उसे बोले जाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब ये जो प्रोसेस है ये इससे भी पहले हो जाती है। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर हेडर फाइल चेक करता है, फिर उसके बाद void main को रन करता है। तो इस void main की प्रोसेस के होने से पहले जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। है ना? हाँ चलिए म्यूट करिए। अब यहाँ पर क्या है, तो ये था हैश इंक्लूड का मतलब। हैश इंक्लूड को कभी कमांड मत बोलना। क्या कभी कोई बोले कि भाई कि ये क्या है, तो इट इज अ कमांड सर, जिसके द्वारा हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नहीं, इसका बकायदा नाम है। इस हैश इंक्लूड को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। है ना? पूछेगा प्री प्रोसेसर का क्या मीनिंग है? प्री प्रोसेसर का मतलब है, यहाँ पे प्रोसेसर का मतलब है void main, है ना? जो void main से पहले रन होता है उससे कहा जाता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये वाली जहां जिसके जिसके आगे हैश इंक्लूड लगा है वो void main से पहले रन होगा, प्रोसेस होने से पहले रन होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन होती है किसकी? हेडर फाइल की। हेडर फाइल जो होते हैं पहले से बने हुए फंक्शंस और कमांड का कलेक्शन होते हैं, जिसका एक्सटेंशन नेम होता है। कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उससे संबंधित हेडर फाइल देना आपको जरूरी होता है। हेडर फाइल को हमेशा एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, और किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में लाने के लिए कौन से कीवर्ड, कौन से कमांड का यूज किया जाता है, कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज किया जाता है? हैश इंक्लूड का। बिना इसके हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट या इंक्लूड नहीं करवा सकते। अब ये ध्यान रखना, हैश को बोला जाता है पॉन्ड। अगर कोई सिंगल में पूछता है व्हाट इज हैश, तो इसको कहा जाता है पॉन्ड। अकेला, अकेला हैश को अकेले में क्या कह देते हैं? सिंगल में पॉन्ड कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, हैश इंक्लूड, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर। ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी कोई बाइबल में ऐसा पूछ ले तो हैश जो है यहाँ पर इसको पॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सिंगल हैश पॉन्ड। डन। चलिए तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ सी के अंदर पहला हेडर फाइल हमने कंप्लीट कर लिया। ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आके आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सीधे आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। तो अब ये एक्चुअल में मेन क्या होता है, तो अब बात करेंगे हेडर फाइल के बाद बात कर रहे हैं हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ये एक फंक्शन है। देखिए कोई भी चीज होती है, या जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी व्हीकल है, उसको अगर चलाना है हमें तो उसके लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करके देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? void main। तो void main एक तरह से हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर होता है। इट इज अ ड्राइवर ऑफ अवर प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम का एक ड्राइवर है, जिसके द्वारा मतलब ऑल द स्टेटमेंट विच वी want to run or execute is written inside the void main। वो सारी कोडिंग जो हमें रन करके देखनी है या जिन्हें हमें चला के देखना है, उन सभी स्टेटमेंट को किसके अंदर लिखा जाता है?
वॉइड मेन के अंदर। मतलब वो जो वॉइड मेन है ये हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, है ना। तो इट इज अ ड्राइवर ऑफ आवर प्रोग्राम। और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी स्टेटमेंट हमें रन करके देखना है कि वो रन होने के बाद कैसा आउटपुट देगा, तो उस स्टेटमेंट को आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन के अंदर। और थर्ड पॉइंट है इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। देखो फंक्शन की निशानी क्या होती है, जिसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स हों, जैसे ऑन ऑफ, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ ऑन ऑफ है, मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है ना, जो पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है ना। इनबिल्ट का मतलब जो पहले से बने होते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसका ये होता है, इट इज अ लेआउट और इंटरफेस। ये एक तरह का लेआउट है या इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। जो हम कमांड दे रहे हैं, जो भी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, रन करना, प्रोसेस करना, ये इंटरफेस का काम होता है। लेआउट का मीनिंग क्या है, लेआउट का मीनिंग बता सकते हो क्या? लेआउट का मीनिंग क्या होता है? देखो लेआउट का मीनिंग ये है कि जैसे आपने देखा होगा, तो लेआउट मतलब पहले से बना हुआ फॉर्मेट है, पर उसकी डेफिनेशन को यूजर अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, बट उसके नियम को नहीं बदला जा सकता, उसे बोला जाता है लेआउट। तो इट इज अ लेआउट, मेन क्या है हमारा, एक लेआउट है या इंटरफेस है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन करके देख सकते हैं कि भाई उसे रन कैसे करना है।